हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, खम्मा घणी। वेलकम बैक टू गणेश स्टडी कंसेप्ट। और मैं मासूदा परवीन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। हमारा टॉपिक चल रहा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण की कथा, यहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके, जो कि कितने हैं? 3 हैं। 3 साके इस दुर्ग में हुए हैं, उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में श्याम नारायण पांडे साहब, जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने क्या लिखा है? इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। सन्यासी उत्तर देता है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। इस कथन से हमें चित्तौड़ दुर्ग का महत्व या चित्तौड़ का महत्व पता चल जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके से। यहाँ के टोटल साके कितने हैं? 3। और हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट साका, जो कि कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। इस समय चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत यहाँ पर आक्रमण किया, जबकि दूसरा कारण कौन मानी जाती है? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह की पत्नी, जिनके लिए बताया जाता है कि ये दुनिया की खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से मिलती है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में लिख रहे हैं ये ग्रंथ, जिसमें पद्मिनी की कहानी या पद्मिनी के बारे में वर्णन मिलता है। उसका सारांश आपको बता देती हूँ। इसके अनुसार क्या बताया गया? पद्मिनी का संबंध सिंहल द्वीप से है। सिंहल द्वीप वर्तमान श्रीलंका। इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पुत्री हैं कौन? रानी पद्मिनी। और गंधर्व सेन के पास एक तोता था, जिसका नाम क्या बताया गया है? हीरामन। हीरामन तोता, जिसकी विशेषता क्या है कि ये हूबहू इंसानों की भाषा बोलता है। एक दिन पिंजरा खुला रह गया, हीरामन साहब उड़ चले और उड़कर कहाँ आ गए? गागरोन दुर्ग में आ जाते हैं। गागरोन दुर्ग में एक शिकारी ने इन्हें पकड़ा और इसे रावल रतन सिंह को बेच दिया। अब ये तो पंछी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। किसी ने क्या खूब लाइनें लिखी हैं? पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहदें सिर्फ इंसानों के लिए है। हमारे लिए है कि हम हिंदुस्तान में हैं, वो पाकिस्तान में। पक्षियों के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये हीरामन किसके पास आ जाता है? रावल रतन सिंह के पास। रावल रतन सिंह ने पद्मिनी के बारे में हीरामन से सुना, और जब वो उसकी सुंदरता के बारे में सुनते हैं, तब उन्होंने पद्मिनी को पाने का निश्चय किया। रावल रतन सिंह ने एक सन्यासी का वेश धारण किया और सिंहल द्वीप जाते हैं। वहां पर पद्मिनी को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए और ये सोचा कि इनसे विवाह करके इन्हें चित्तौड़ लेकर जाऊंगा। और दूसरी ओर गंधर्व सेन ने जब रावल रतन सिंह को एक जोगी के भेष में देखा, तो उन्हें लगा कि यह व्यक्ति जो जोगी बनकर यहाँ पर आया है, अपने वेशभूषा या आचरण से कहीं से भी जो है सन्यासी या योगी नहीं लग रहा। तब उन्होंने रतन सिंह को बुलाकर ये पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और आपका हमारे राज्य में आने का प्रयोजन क्या है? रावल रतन सिंह ने उन्हें बताया कि मैं चित्तौड़ का राजकुमार हूँ और आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर गंधर्व सेन प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रावल रतन सिंह से करवा दिया। रावल रतन सिंह पद्मिनी को लेकर चित्तौड़ पहुंचते हैं। चित्तौड़ में सभी जगह पद्मिनी की सुंदरता के चर्चे चल रहे थे। उसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हुई। कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक व्यक्ति की एंट्री होती है। वह व्यक्ति कौन है? राघव चेतन। राघव चेतन एक तांत्रिक था। उसने जब पद्मिनी को देखा तो वो मंत्रमुग्ध रह गया। राघव चेतन जादू टोना तंत्र मंत्र में माहिर था। उसने सोचा जादू टोने के माध्यम से मैं क्या करूंगा? पद्मिनी को प्राप्त कर लूंगा।
जब रावल रतन सिंह को ये पता चलता है, रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को निकाल दिया। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं और पद्मिनी के बारे में उन्हें बताते हैं कि रावल रतन सिंह की पत्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने की लालसा में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 8 माह तक घेरा चलता है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, एक संदेश भिजवाया कि तुम मुझे पद्मिनी मत दो, पर एक बार मुझे उसे सिर्फ दिखा दो। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी की एक झलक अलाउद्दीन खिलजी को दर्पण में दिखाई गई, जबकि दूसरी ओर इतिहासकारों का यह कहना है कि उस समय चित्तौड़ में दर्पण नहीं था। पानी में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया जाता है, जिसको देखने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने का निश्चय कर लिया। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए शिष्टाचारवश गेट तक जाते हैं। उस समय मौके का फायदा देखकर या मौके का फायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें बंदी बना लिया, जबकि कुछ स्थानों पर यह भी लिखा मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को खाई में धक्का दे दिया और बाद में उसे बंदी बना लिया। बंदी बनाने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना संदेशवाहक रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल के पास भेजा, जिन्होंने गोरा और बादल को आकर ये संदेश दिया कि अगर रावल रतन सिंह की रिहाई चाहते हैं तो पद्मिनी को हरम में पहुंचा दिया जाए। गोरा और बादल ने आपस में बातचीत की और यह परिणाम निकाला कि रतन सिंह को छुड़ाना भी जरूरी है और पद्मिनी को भेजना भी गलत है। फिर भी उन्होंने एक योजना बनाई और ये कहा कि जाइए सुल्तान को ये कह दीजिएगा कि रानी पद्मिनी अपनी सहेलियों और दासियों के साथ वहां पर पहुंच जाएंगी। गोरा बादल ने 1600 पालकियां तैयार की, जिनमें सैनिकों को बिठा दिया, महिलाओं का वेश उनको धारण करवाया और उनको अंदर बिठा दिया। साथ में अस्त्र शस्त्र जो भी थे वो रख दिए गए पालकियों में। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि पद्मिनी भी गई थी, और जबकि मोस्टली बुक्स आपके लिखती है कि नहीं गई थी, जिसमें अगर उस बात को मान ले तो लिखा गया कि पद्मिनी जाती हैं, गोरा और बादल की सहायता से अपने पति रतन सिंह को छुड़ा कर ले आती हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये पता चला कि गोरा बादल रावल रतन सिंह को लेकर चले गए हैं, तब उन्होंने वापस से आक्रमण किया। रावल रतन सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, गोरा बादल भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो केसरिया किसके नेतृत्व में होता है दोस्तों? केसरिया होता है रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। माता पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है। 1600 महिलाओं ने जौहर किया। इस युद्ध में अमीर खुसरो उपस्थित था। उसने इस युद्ध का वर्णन लिखा है। अमीर खुसरो ने तारीख अलाई के अंतर्गत चित्तौड़ का नाम बदल दिया गया। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? खिजराबाद रखा गया। खिजराबाद ही क्यों रखा गया? तो ये ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खान। खिज्र खान को यहाँ का प्रशासक बनाया जाता है और इसी के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया गया? खिजराबाद रख दिया गया। इस प्रकार चित्तौड़ दुर्ग का पहला साका संपन्न हुआ, जिसमें केसरिया कर रहे हैं रावल रतन सिंह, जौहर कर रही है माता पद्मिनी। कितनी महिलाओं ने किया? 1600 महिलाओं ने जौहर किया। ये पहला आपके साका था। अब हम पढ़ेंगे दूसरे साके के बारे में। सेकंड साका, जिसके लिए समय लिखा हुआ है 1534-35, अर्थात युद्ध 34 में होगा और समाप्त यहाँ शुरू होगा और यहाँ पे समाप्त होगा, यानी साका कब होगा? 35 में होगा। इस समय चित्तौड़ के शासक थे राणा विक्रमादित्य और युद्ध किसके साथ हो रहा है? युद्ध होता है गुजरात के शासक जिनका नाम क्या था? बहादुर शाह। बहादुर शाह कहाँ के शासक हैं? गुजरात के। यहाँ पर नेतृत्व करने के लिए कौन आते हैं? इनके तोपची, जिनका नाम क्या था? रूमी खान। रूमी खान कौन है? तोपची। देखिए, गुजरात के बहादुर शाह ने जब यहाँ पर आक्रमण किया, विक्रमादित्य की माता हाड़ी रानी कर्मावती, जो कि राणा सांगा की पत्नी है, कर्मावती ने हुमायूं से मदद मांगी। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, किंतु हुमायूं उनकी सहायता के लिए नहीं पहुंच पाए।
तब जाकर हाड़ी रानी कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया और देवलिया प्रतापगढ़ से रावत बाग सिंह को बुलाया जाता है। रावत बाग सिंह युद्ध का नेतृत्व करेंगे, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रावत बाग सिंह के नेतृत्व में क्या होता है दोस्तों, केसरिया, जबकि माता हड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है। 3000 महिलाओं ने जौहर किया। इतिहास का सबसे बड़ा जौहर यही है। इसका वर्णन लिखते हैं वीर विनोद पुस्तक के लेखक श्यामल दास जी। रावत बाग सिंह का स्मारक अपन ने पढ़ लिया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। गुजरात के शासक बहादुर शाह विजयी रहते हैं यहाँ पर, लेकिन बहादुर शाह जीत के पश्चात जब यहाँ से जा रहे थे, हुमायूं यहाँ पहुंच जाते हैं, इनका पीछा करते हैं। बहादुर शाह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और जब वह समुद्री रास्ते से जा रहे थे तो उनकी नाव उलट जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है और पुनः राणा विक्रमादित्य यहाँ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ये था आपके दूसरा साका। अब हम पढ़ेंगे तीसरे साके के बारे में। कौन सा साका है? थर्ड साका। तीसरा साका आपके होता है 1567 में युद्ध शुरू होगा, 68 में समाप्त होगा। इस समय थे शासक राणा उदय सिंह और इनके समकालीन मुगल बादशाह थे अकबर। अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत यहाँ पर आक्रमण किया और इस युद्ध का परिणाम आपको बताइए दोस्तों, अकबर की विजय होती है। राणा उदय सिंह के लिए कर्नल टॉड ने लिखा है, कितना अच्छा होता कि मेवाड़ के इतिहास में राणा उदय सिंह का नाम नहीं होता। राणा सांगा और प्रताप के मध्य तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके पिता जितने बहादुर थे राणा सांगा और उतने ही बहादुर इनके बेटे महाराणा प्रताप भी थे। उस बीच में ये नाम अच्छा नहीं लगता। राणा उदय सिंह जो है युद्ध का नेतृत्व नहीं करेंगे। ये किले का भार जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को सौंप कर चले जाते हैं। किसको सौंप दिया दोस्तों? जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को, और खुद क्या करते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं। इस युद्ध में लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ साहब भी उपस्थित है। कल्लाजी राठौड़ साहब को डिटेल से पढ़ाऊंगी, जब आपको लोक देवता पढ़ाऊंगी तब। 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाने जाते हैं। जयमल जी के भतीजे हैं और मीराबाई के भी क्या है, भतीजे हैं। बताया गया कि जयमल और पत्ता बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे। अकबर ने अपनी जिंदगी में 23 सैन्य अभियान किए, उसे कहीं भी इतनी जनधन की हानि नहीं हुई जितनी उसको यहाँ पर होती है। अगर इतिहास के जो पन्नों को देखा जाए तो उसमें लिखा गया है कि अकबर का प्रतिदिन का नित्य कर्म था कि वो क्या करता था, बारूद से चित्तौड़ दुर्ग के परकोटे को उड़ाता था थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अगले दिन वो दीवार वापस से बनी हुई दिखाई देती है। एक दिन अकबर युद्ध विराम के पश्चात रात्रि के समय देखते हैं कि आखिरकार ये दीवार बनती कैसे है। तो उन्होंने क्या देखा कि जयमल अपने साथियों के साथ दीवार जो है बना रहे थे। अकबर के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। अकबर ने गुस्से में अपनी बंदूक उठाई। इनकी बंदूक का नाम क्या है? संग्राम। संग्राम क्या है दोस्तों? बंदूक उठाई और निशाना साध दिया। गोली जाकर जयमल की जांघ में लगती है। जयमल घायल हो गए। उनके साथी उनको उठाकर लाते हैं। इसी दौरान एक खबर आती है कि युद्ध सामग्री, रसद सामग्री भी कम पड़ने वाली है। तब इन लोगों को क्या करना पड़ा? केसरिया की घोषणा करना पड़ा कि अब वो समय आ गया है, अब क्या करने हैं, किले के गेट खोल देने चाहिए और बाहर जाकर लड़ना चाहिए। युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए जयमल राठौड़ साहब, पत्ता सिसोदिया, कल्ला जी की भी मृत्यु हो जाती है, उनका सिर कट जाता है। तो केसरिया किसके नेतृत्व में हो रहा है? जयमल और पत्ता के नेतृत्व में। तो दोस्तों क्या होता है केसरिया? पत्ता की पत्नी का नाम था फूल कंवर। माता फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होगा? जौहर होता है। यह जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका था दोस्तों। अकबर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने क्या कर दिया? कत्लेआम का आदेश दिया। 30,000 निर्दोष लोगों का कत्ल करवाया जाता है, जो कि अकबर की जिंदगी पर एक अमिट कलंक है। और इसके बाद अगर आपको याद रखने वाली एक चीज है तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन ने भी इस दुर्ग में कत्लेआम करवाया था और अकबर ने, जबकि बहादुर शाह ने नहीं करवाया था। इस युद्ध में जयमल और पत्ता की जब मृत्यु हो जाती है तो अकबर इनकी वीरता से बहुत प्रभावित भी थे। अकबर ने इन दोनों की पाषाण प्रतिमा गजारूढ़ आगरा के किले के बाहर लगवाई थी, जो बाद में कहाँ लगा दी गई? बीकानेर के किले में। कल्लाजी राठौड़ साहब भी वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में
फतहनामा जारी किया। ये था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी तरह अपना प्यार सहयोग हमें देते रहें। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो।